नमस्कार कक्षा 8 के छात्रों। तो कैसे हो क्लास 8 के स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 की एसएसटी की जो बुक है समाज का दिन भारत और उसके आगे, पहली वाली बुक है, उसका हम दूसरा चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, उसके आज हम आखिरी दो टॉपिक बचे हुए हैं, मुगल प्रशासनिक ढांचा व जनजीवन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 8 होगी। ठीक है, लगभग हमारा चैप्टर हो गया है, ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी। देखता हूँ आज की वीडियो में सारा कवर करवा दूंगा। ये वाले दोनों टॉपिक थोड़े लंबे हैं, देखता हूँ अगर आज हो गए तो, नहीं तो पार्ट 9 तो लास्ट होगा ही होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने जो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो अपना कमेंट और अपना सपोर्ट हमें कमेंट में जरूर दिखाएं, और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, जो आपके स्कूल में फ्रेंड पढ़ते हैं, आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं, आपके पड़ोसी हैं, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे आखिरी वीडियो यानी पार्ट 7 में हम बात कर रहे थे भारत का प्रशासन, यानी भारत में मुख्यतः किन किन लोगों का, किन किन जातियों का शासन रहा है। ठीक है, तो पहले हमने बात करी थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, आज हम बात करेंगे मुगल प्रशासनिक ढांचा। पहले हमने बात की थी कि दिल्ली सल्तनत कैसे कैसे भारत में राज करती थी, क्या उनकी प्रक्रिया थी, किस मतलब किस किस प्रक्रियाओं से वे भारत में राज करते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे मुगल प्रशासनिक ढांचा, यानी मुगल भारत में किस प्रकारों की क्या क्या रणनीतियाँ थी, कैसे कैसे वो शासन करते थे। देखिए, अधिक नियंत्रण और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अकबर ने अपने प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन किया। यानी अकबर ने अधिक नियंत्रण, अधिक कंट्रोल के लिए और अपने प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए अकबर ने कई प्रशासनिक तंत्र यानी कई ब्यूरोक्रेट्स का निर्माण किया। दीवान वित्त का प्रभावित था, यानी जो अकबर जो मुगल जब मुगल भारत में थे और जब अकबर का प्रशासन था, तो एक दीवान नाम का व्यक्ति हुआ करता था। दीवान एक पद का नाम है, पोस्ट का नाम है। वो क्या करता था, पैसों की लेन देन, इन सब चीज़ों का देखभाल करता था दीवान। जबकि मीर बख्शी सैन्य विषयों की देखरेख करता था, यानी और जो ये मीर बख्शी हुआ करता था ना, ये क्या करता था, सेना की देखरेख किया करता था कि इतनी सेना यहाँ जाएगी, इतनी ये है, इनको इतना पैसा देना है, वो मीर बख्शी देखता था। खान ए सामान शाही घराने के साथ साथ सार्वजनिक कार्यों, व्यापार, उद्योग तक कृषि का प्रभावित था। यानी जो एक ये नाम का व्यक्ति था, खान ए सामान, इस ये नाम एक व्यक्ति का, वो क्या करता था, शाही घरानों के साथ जो लेन देन था, और जो व्यापार से पैसा आता था, जो उद्योग से पैसा आता था, जो कृषि से पैसा आता था, उसकी हिसाब किताब कौन रखता था, खान ए सामान। ठीक है, सदर न्याय, पंथ, मजहब और शैक्षिक विषयों के लिए उत्तरदायी। और ये जो सदर नामक जो पद है, इस जो ये वाला व्यक्ति था, वो क्या करता था, न्याय का देखता था, पंथ मजहब देखता था, और शैक्ष यानी एजुकेशन चीज़ें देखता था, ये वाला सदर। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, क्या क्या कार्य करते थे, कितनी पोस्ट हैं। इन मंत्रियों को साम्राज्य के 12 प्रांतों यानी सूबों में से प्रत्येक में नियुक्त किया जाता था। यानी जो ये सब लोग थे ना, ये सारे मंत्री थे उस समय के। ठीक है, जो साम्राज्य के 12 प्रांत यानी उस समय के जो 12 सूबे हुआ करते थे, सभी में इनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है, यानी जैसे कि एक सूबा, एक प्रांत है, उसमें दीवान भी होगा, उसमें खान ए सामान भी होगा, उसमें सदर भी होगा, उसमें मीर बख्शी भी होगा, यानी एक प्रांत में ये सारे लोग होते थे, जिन्हें आगे छोटी प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया जाता था। यानी इनकी भी कई छोटी, यानी इनसे नीचे भी कुछ लोग काम किया करते थे। ठीक है, जिन्हें आगे वो तो कर लिया। सरकारी अधिकारियों के मध्य प्रभावी ढांचा और संतुलन की व्यवस्था लागू की गई थी। ग्राम स्तर पर पारंपरिक स्वशासन की संरचनाएं प्राय निर्बद्ध रूप से जारी थी। यानी यह लोग शासन भी करते थे, जो ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और इनके बाद जो स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ग्राम स्तर पर जो प्रशासनिक शासन हुआ करता था, वो भी चल रहा था। ग्राम मतलब स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत थी, जो मुखिया थे, वो भी काम कर रहे थे। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली स्थापित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली क्या थी, उसने क्या क्या था। देखिए, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में दर्ज किया कि अकबर के प्रशासन में मनसबदारों यानी ये अधिकारी थे, ठीक है, से अपेक्षा की जाती थी। देखिए, अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर के दरबार में एक दरबारी था। वो अकबर की खूबियाँ लिखता था। उसने अकबर के बारे में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आईने अकबरी। अबुल फजल ने बताया कि अकबर के प्रशासन में जो ये मनसबदारों यानी जो अधिकारी थे, इनसे अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने मनसब यानी पद के अनुसार राज्य के लिए हाथियों, घोड़ों, ऊँटों और सैनिकों की एक निश्चित संख्या दे। देखिए, अकबर ये अपने मनसबदारों यानी उस समय जो अधिकारी थे, आज के समय के अधिकारी उसे उस समय मनसबदार कहते थे। अकबर अपने अधिकारियों से यह अपेक्षा करता था कि वह अपने काम के अनुसार, अपने पद यानी अपने मनसब के अनुसार सरकार यानी राज्य को हाथी दे, घोड़े दे, ऊँट दे, सैनिक दे, यह सब काम अधिकारियों का था। ठीक है, इससे एक स्थायी केंद्रीकृत सेना बनाए जा सके, ताकि एक स्थायी यानी एक सुव्यवस्थित सेना मिल सके। अल्प सूचना पर सेना एकत्रित करना संभव हो जाता था। यानी जब अल्प सूचना, जैसे अकबर को पता चला कि हमारे साथ हमारा ये युद्ध होने वाला है, तो कम से कम समय में, कम से कम अल्प समय में सूचना मिलने पर अधिक सेना तैयार करने, ये भी उस समय चुनौती थी। इसलिए अकबर ने अपने अधिकारी को ये काम दे रखा था। और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते थे। मनसबदारों को सामान्य जागीर यानी भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था। यानी जो ये अधिकारी थे, ये क्या क्या करते थे, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते थे। यानी इनके द्वारा जो
स्थानीय स्तर पर जो जनता थी वो नियमों का पालन कर रही है वो भी ये निरीक्षण करते थे। मनसबदारों को सामान्यतः भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था, यानी जो ये मनसबदार होते थे ना, इनको जो लोग न भूमि के रूप में भुगतान करते थे, ठीक है, पैसे नहीं देते थे, इनको भूमि देते थे, इस कारण उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था, ठीक है, जागीरदार। विभिन्न पंथों के प्रति अकबर की बड़ी सहिष्णुता के बाद भी प्रशासन के उच्च स्तरों पर गैर मुसलमानों को अल्पसंख्या में रखा गया था, यानी अकबर ने अपने प्रशासन में सहिष्णुता बनाने के लिए, यानी सभी धर्मों को सम्मान करने, सभी को भागीदारी देने के लिए कुछ काम किए थे, लेकिन जो ऊंची पोस्ट थी, उच्च स्तर थे उसमें, लेकिन कुछ गैर मुसलमान कम संख्या में थे, मुसलमान अधिक काम करते थे, इस्लाम धर्म के लोग अधिक अधिकारों यानी अधिक सरकारी पदों पर आसीन थे, लेकिन गैर मुसलमानी लोग जैसे हिंदू, पारसी ये कम संख्या में थे उस समय। उदाहरण के लिए उनके प्रशासन में गैर मुसलमान अधिकारियों का कुल प्रतिशत शायद ही कभी 1/3 से अधिक था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि जब अकबर का प्रशासन था तब गैर मुसलमानी अधिकारियों की संख्या 1/3 से कभी भी 1/3 से अधिक थी, यानी शायद ही कभी बहुत कम चांस थे कि 1/3 से अधिक हो, ठीक है, 1/3 पार्ट भी नहीं था, प्राय इससे भी कम रहता था, यानी 1/3 से भी कम था। यहाँ तक कि मुस्लिम अधिकारियों में भी विदेशी मूल के अधिकारियों को सामान्यतः भारतीय मूल के अधिकारियों पर प्राथमिकता दी जाती थी, यानी उस समय जो गैर मुसलमानी भारतीय लोग थे उनसे भी अधिक जो विदेश के लोग आए हुए थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी, इतना भारतीयों को वो नीचा दिखाया जाता था। अकबर के एक वित्त मंत्री टोडरमल ने एक कुशल राजस्व प्रणाली प्रारंभ की, यानी अकबर का एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल, उसने एक अच्छी टैक्स की प्रणाली प्रारंभ की। उन्होंने फसलों की पैदावार व कीमतों का विस्तार सर्वेक्षण किया और उस जानकारी के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए मूल्य निर्धारित किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में भूमि का एक व्यवस्थित सर्वेक्षण भी आरंभ किया जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई व राजतंत्र सदृढ़ मजबूत हुआ। देखिए, अकबर का एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल, उसने क्या किया कि एक राजस्व प्रणाली की खोज की। उसमें क्या किया जाता था, उन्होंने फसलों की पैदावार व कीमतों का विस्तार से सर्वेक्षण किया। उन्होंने पता लगाया कि कौन सी फसल ज़्यादा महंगी बिकती है, कौन सी फसल ज़्यादा उगती है, तो उस हिसाब से जो फसल बहुत महंगी होती थी ना उस पर उन्होंने टैक्स अधिक लगाया, और जो फसल अधिक मात्रा में उगती थी ना उस पर भी उन्होंने टैक्स अधिक लगाया, और जो फसल कम मात्रा में उगती थी, जिनसे कम पैसा मिलता था, उन्होंने उस पर कम टैक्स लगाया, ठीक है, जिससे साम्राज्य यानी मुगलों को भी अच्छा पैसा मिलने लगा और एक राजतंत्र विकसित हुआ, ठीक है। उन्होंने एक आसान सी तकनीक अपनाई। अगले अध्याय में हम एक अलग तरह के प्रशासन यानी मेरठों के प्रशासन का अध्ययन करेंगे, यानी अगला हमारा चैप्टर है जो मेरठ साम्राज्य के बारे में, हम मेरठों के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल। हमारा अगला टॉपिक है जनजीवन। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जनजीवन, जल्दी से खत्म करवा देता हूँ। 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य परिवर्तित राजनीतिक शक्तियों के बाद भी भारत ने अपनी कृषि प्रधान नींव, फलते फूलते कारीगर उद्योग, समुदाय और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था तथा व्यापक व्यापार नेटवर्क के कारण जीवंत आर्थिक गतिविधियों का अनुभव किया। यानी 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में कई शक्तियां आई, जैसे मुगल आए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना आई, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी कृषि प्रधानता को नहीं छोड़ा, फलते फूलते उद्योगों को नहीं छोड़ा, मंदिरों का निर्माण हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ और व्यापार का नेटवर्क बिका, लेकिन भारत ने ये सभी चीज़ों में भारत आगे रहा, ठीक है। श्रेणी यानी संघ, जाति और ऋण प्रणालियों जैसी विकेंद्रित आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक बना। यानी उस समय भारत में क्या हुआ करता था, श्रेणी एक मतलब संघ का नाम था, एक समुदाय का नाम था, ठीक है। श्रेणी और जाति यानी आपको पता है कि पेशेवर रूप से प्रभावित समुदाय, यानी जाति किसी समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, ठीक है। उस समय श्रेणी हुआ करती थी, जाति हुआ करती थी, और ऋण प्रणालियों जैसी यानी जाति, श्रेणी और ऋण जैसी इन सभी प्रणालियों ने भारत को आर्थिक व सामाजिक स्तर पर अच्छा बनाया। एक सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था पर भारत को सबसे अधिक धनी क्षेत्रों में से, उपमहाद्वीप के देशों में से अच्छा बनाया, ठीक है, इन सभी चीज़ों ने। सल्तनत काल में बुनियादी ढांचों में कुछ प्रगति हुई, यानी जब सल्तनत का काल आया था तो उसमें कुछ मतलब प्रगति हुई थी। विशेषकर उत्तर भारत में सड़कें, मार्गों, सेतुओं व कुछ नहरों व अन्य सिंचाई कार्यों के निर्माण के साथ साथ नई शहरों की स्थापना की गई। यानी जब सल्तनत काल आया था तो उस समय भारत में सड़कें बनी, सेतु बने, नहरें बनी, सिंचाई कार्यों का विकास हुआ और कुछ नए नगरों की भी नींव रखी गई। मुगल काल में इन सभी का और विस्तार हुआ, यानी जब मुगल काल आया सल्तनत काल के बाद तो जो सल्तनत में जो चीज़ें बनी थी ना इनका विकास हुआ, मुगल काल में विस्तार हुआ। विभिन्न धातुओं और मूल्य वर्ग के सिक्के मुद्रा के रूप में प्रचलित हुए, यानी इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक मतलब विभिन्न धातुओं से सिक्के बनाने लगे, मूल्य वर्ग के सिक्के बनने लगे, ठीक है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ा व्यापार के लिए। मुगलों ने एक अलग प्रणाली अपनाई जिसमें चांदी का रुपया और तांबे का एक दाम प्रचलन था, यानी मुगलों ने एक प्रणाली बनाई थी अलग से जिसमें चांदी का एक रुपया हुआ करता था और तांबे का एक दाम प्रचलन में था, ठीक है। एक चांदी का एक रुपया था और तांबे का एक दाम हुआ करता था उस वक्त। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, यानी पहले से और आज भी कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और मानी जाएगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि शासक अपने प्रशासन और सैन्य बल को बनाए रखने के लिए कृषि राजस्व पर निर्भर रहते हैं, यानी पहले के जो राजा हुआ करते थे उसका उनके जो साम्राज्य का चालन था वो कृषि से जो प्राप्त टैक्स से हुआ करता था, क्योंकि उस समय कृषि से यानी फार्मिंग से इतना अधिक टैक्स मिलता था बहुत, क्योंकि बहुत लगभग 80% लोग कृषि करते थे। तो आपको पता है कि इस नंबर से कितना टैक्स मिलेगा राजा को,
साधारण उपज का 5वां भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, यानी किसानों की जो भी उपज हुआ करती थी उसका 5वां भाग वो टैक्स के रूप में देते थे, राजस्व के रूप में। हालांकि कुछ सुल्तानों ने इसे आधा भाग तक बढ़ा दिया था, नहीं कुछ सुल्तान ऐसे भी थे जिन्होंने लगभग आधा आधा, यानी किसान 100%, जैसे किसान 100% खेती करेंगे तो 50% होगा राजाओं का, 50 किसान रखेंगे। जैसे किसानों ने 100 रुपये कमाए तो 50 होगा राजा का, इस प्रकार कुछ राजा से भी थे। सिंचाई प्रणालियों के विस्तार ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, जिससे खाद जैसे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, मसाले आदि और गैर खाद कपास और वस्त्र उत्पादन में उन्नति हुई व रेशम, ऊन, रंग व लकड़ी, जूट आदि सहित अन्य फसलों का उत्पादन संभव हुआ। जैसे 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 खेतों में अच्छी फसल उगने लगी, जैसे खाद्यान्न फसलें की बात करें तो ये हैं, इनकी अच्छी उपज हुई। और जब हम बात करें गैर खाद्यान्न फसलों की तो कपास, वस्त्र बनने लगे, ऊन, रेशम यानी लकड़ी, जूट, यानी जैसे जैसे उत्पादन अच्छा होता गया इन चीज़ों की मात्रा बढ़ती गई, फसलों का उत्पादन संभव हुआ। ध्यान देने योग्य है कि कृषि उत्पादन क्षेत्र और काल के अनुसार भिन्न भिन्न था, यानी कृषि का उत्पादन समय के अनुसार होता है, यानी 13वीं शताब्दी में थोड़ा ज़्यादा था, 14वीं में थोड़ा कम, लेकिन 15वीं में थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी काल के अनुसार होता है, ठीक है, और मौसम के अनुसार। इस अवधि में किसानों को कई भीषण अकालों का सामना करना पड़ा, यानी इस समय किसानों को कई अकालों का, भीषणों का सामना करना पड़ा, कई चुनौतियों का। राहत की व्यवस्था की विशिष्ट शासक की उदारता पर निर्भर करती थी, यानी यह सब चीज़ें एक राजा की करुणा, उसकी उदारता पर निर्भर करती थी। जैसे किसी वर्ष किसानों की फसल चौपट होगी, बारिश नहीं आई, तो किसी राजा पर निर्भर करता है कि वह किसानों पर दया करे, उससे पैसे ना ले, लेकिन कोई राजा हुआ करते थे हमें कैसे भी करके पैसे दो, तो ये किसानों शासकों की उदारता पर निर्भर करती थी, ठीक है। वस्त्रों के अतिरिक्त शिल्पकारों ने हथियारों से लेकर बर्तन व आभूषण तक अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए, यानी शिल्पकारों ने हथियार बनाए, बर्तन बनाए, आभूषण बनाए, समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक जहाज निर्माण किए गए इस काल में, ठीक है। और इस अवधि में अत्यधिक विकास हुआ भारतीय वस्तुओं का निर्यात, यानी भारत से चीज़ें एक्सपोर्ट हुई तटीय और नदीय किनारों से, जैसे कालीकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली के मध्य में, यानी ये सभी भारत के पतन है, यानी ये सब भारत के पतन है। यहाँ से चीज़ें तटीय क्षेत्र यानी जैसे समुद्र से, यानी इन सभी पतनों से भारत से कुछ चीज़ें निर्यात हुई, यानी एक्सपोर्ट हुई। भारत जितना निर्यात करता था उससे ही कम आयात करता था, यानी उस समय भारत निर्यात ज़्यादा करता था, आयात कम करता था, इसलिए भारत को बहुत फायदा होता था। भारत जिन जिन चीज़ों का आयात करता था यानी इंपोर्ट करता था वो थे रेशम, घोड़े, धातु और सारी लग्जरियस चीज़ें थी, ठीक है। अरब, फारस जो वर्तमान ईरान और मध्य एशिया के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों में बस गए, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी हुई, यानी जो अरब व फारस के जो व्यापारी थे मध्य एशिया के, वो भारत बंदरगाह में आकर बस गए और व्यापारिक गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई। हुंडी प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट। हुंडी प्रणाली देखिए, हुंडी प्रणाली ने मुद्रा का एक भौतिक परिवहन किए बिना व्यापारियों को राजनीतिक सीमाओं के पार धन स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया, यानी एक उस समय एक हुंडी प्रणाली लाई गई, उसमें मुद्रा का भौतिक परिवहन किए बिना व्यापारियों को राजनीतिक सीमाओं के पार धन हस्तांतरण करने में सक्षम बनाया, यानी मुद्रा यानी करेंसी का परिवहन किए बिना ही व्यापारी क्या क्या करते थे, पैसे को ट्रांसफर किया करते थे हुगली प्रणाली के द्वारा, जिससे वह लूटपाट कम हो गई और मारवाड़ी जैसे व्यापारी समुदाय विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम करने में निपुण हो गए, यानी जो मारवाड़ के व्यापारी थे वो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में काम करने के लिए काबिल हो गए। उन्हें ऋण व विश्वास की समानांतर प्रणालियों विकसित की गई जो आधिकारिक ढांचों से स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, यानी उस समय जो व्यापारी थे वो स्वतंत्र हो गए हुंडी प्रणाली के द्वारा, और ऋण और विश्वास, यानी लोगों को उस समय जो किसान थे उनको ऋण मिलने लगा और जिससे विश्वास जैसे बंधन विकसित हुए, ठीक है। और प्रारंभिक काल में जहाँ समृद्धि देखी गई वहीं 1600 दशक में उत्तराधिकार में आर्थिक संकट उभरने लगा, यानी 1600 के दशक में फिर से संकट उभरने लगा। करों और बिचौलियों को भुगतान के बाद किसानों के पास प्राय अपनी उपज का केवल एक छोटा सा वही भाग मिलता था, यानी जो कर थे, टैक्स थे, और जो बिचौलियों को भुगतान करने के बाद किसानों को केवल एक छोटा सा भाग मिलता था टैक्स और बिचौलियों को पे करने के बाद। इसके कारण कई किसानों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी और बंधुआ मजदूर बनना पड़ा, इसलिए कई किसानों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी और मजदूर बनकर गए। इतिहासकार बताते हैं कि शिल्पकारों और मजदूरों को भी कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, यानी इतिहासकार बताते हैं कि कई कुछ शिल्पकार मजदूर ऐसे भी थे जिन्होंने आर्थिक समस्याओं की मार झेलनी पड़ी। भारत अभी भी एक समृद्ध देश था, जैसे कि कई अरब व यूरोपीय यात्रियों ने प्रमाणित किया, यानी इसी भी समय भारत एक अच्छा व समृद्ध अमीर देश था, जो कई अरब व यूरोप के यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया। किंतु धनी संपत्ति मुख्यतः शासकों, दरबारियों, उच्च अधिकारियों व व्यापारियों के हाथ में थी, यानी इस समय, लेकिन फिर भी धन सबसे अधिक राजा, दरबारी, अधिकारी और व्यापारी के हाथों में था। इसके अतिरिक्त निरंतर होने वाले युद्धों के कारण जनसंख्या का विस्थापन हुआ, यानी इस समय युद्ध अधिक होने लगे जिससे जनसंख्या का उलटफेर होने लगा, इधर से उधर जाने लगी, विस्थापन। सामान्य जन के स्तर पर विशेष रूप से शासकों की अनुमति से अपवित्र या नष्ट किए गए पावन स्थलों को लेकर संघर्ष की घटना हुई, किंतु समग्र रूप से विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहते थे, यानी सामान्य स्तर पर जो विशेष रूप से इस काल से जो पहले जो मंदिरों को नष्ट किया गया, यानी जो मतलब लोगों के बीच संघर्ष हुआ कि हमारे धर्म के साथ ये क्यों किया गया, हमारे मतलब इमोशंस के साथ खेला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा
धार्मिक अशांति थी, ठीक है। विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच एक दूसरे के बीच शांतिपूर्ण थे, यानी आराम से रहते थे। आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे, यानी सभी एक दूसरे की आर्थिक रूप से मदद करते थे। भारत के अधिकांश शासकों ने कला को संरक्षण दिया। भारत के अनेक अनेक राजाओं ने भारतीय कला को रक्षा की। समुदायों ने भी अपनी परंपरा को बनाए रखने व उसको पुनर्जीवित करने में कई महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिनमें से परिवर्तनशील परिस्थितियों को अनुकूल ढल गई इस सांस्कृतिक परंपराओं के मध्य परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप एक सादा विस्तार माना जाता है। यानी कुल मिलाकर सभी राजाओं ने, सभी समुदाय ने अपनी संस्कृति व परंपरा की देखरेख की, जो आगे चल के एक विरासत के रूप में निर्मित हुई। इसके मध्य भारत आर्थिक रूप से समृद्ध रहा, यानी भारत अभी भी अमीर रहा, किंतु प्राय राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। यानी भारत आर्थिक रूप से तो अच्छा था, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर था। पॉलिटिक्स रूप से राजनीतिक मानचित्र का बार बार परिवर्तन होने वाले इस दौर ने भारत की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी कभी मुगल आए, कभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। भारत का मतलब राजनीतिक मानचित्र का फिर से निर्माण बार बार होता रहा। भारत को कई चुनौतियों का सामना करने पड़ा, किंतु फिर भी वह बचा रहा। भारत का पतन नहीं हुआ, भारत फिर भी बचा रहा। यह न केवल कठिनाइयों की अपितु सहनशीलता है की कहानी, यानी यह कुल मिला के भारत की कठिनाइयों की नहीं, भारत की सहनशीलता की कहानी बताती है। जब अवसर आया तो शास्त्र के माध्यम से, कभी भी कला, साहित्य, अध्यात्मक और मूल्यों से नए सृजन के माध्यम से, यानी जब कभी समय आया तो भारत ने शास्त्र के माध्यम से और अपनी कला, साहित्य, अपने अध्यात्मक और अपनी कलातीत मूल्यों से भी सर्जन किया, यानी अपनी सर्जन किया, अपनी उत्पत्ति की भारत ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इतनी मेहनत के बाद। प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देख लेना। तो मिलते हैं अब हमारे 3rd चैप्टर में, ठीक है। जिन जिन बच्चों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना, मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा। नहीं तो आप बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा। मैं अपने हाथ से लिखूंगा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं आपको दिमाग में चैप्टर बिठाना चाहता हूँ, ठीक है। जिन जिन बच्चों को चाहिए क्वेश्चन आंसर, तो एक बार मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट कर देना, मैं आपको अपने हाथ से नोट्स बना के दूंगा। अब मिलते हैं चैप्टर 3 में, नहीं तो इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर पर भी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।